हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 10th क्लास साइंस के लेसन 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, इन सबके बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। उससे आगे के पॉइंट्स हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर। इसके अंदर क्या होता है कि हम रजिस्टर्स को आपस में किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर के बारे में मैं आपको पिछले पार्ट में अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आगे के कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। हम रजिस्टेंस को इस तरह से शो करते हैं। ये एक तरह से ऑब्स्टेकल होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल होते हैं, जो रुकावट होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टेंस। हम ओम्स लॉ के अंदर इसके बारे में डिटेल से अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो रेजिस्टेंस को हम किस किस वे में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 10th क्लास में सिर्फ दो ही तरीके हैं, एक तो हमारे पास पैरेलल और एक सीरीज। मैं आपको दोनों के बारे में ही अच्छे से बताऊंगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पैरेलल के अंदर क्या होता है। हमें पता है कि पैरेलल लाइंस दो क्या होती हैं, जो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं मिलती, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो इस तरह से जब हम किसी दो रेजिस्टेंस को आपस में कनेक्ट करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते डायरेक्ट। दूसरा हमारे पास होता है सीक्वेंस में। अब मान लीजिए मैंने कुछ बच्चों को सीक्वेंस में बिठा रखा है तो उसको हम इस तरह से सेट करेंगे, वैसे ही रेजिस्टेंस होते हैं हमारे पास। हम उनको इस तरह से सीरीज के अंदर जोड़ देंगे, वो सभी के सभी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन पैरेलल के अंदर वो इस तरह से जुड़े हुए नहीं होते, वो एक दूसरे के पैरेलल वे में होते हैं। आपको पैरेलल और सीक्वेंस दोनों के बारे में ही पता है। अब हम एक एक करके दोनों देखते हैं। पहले देखते हैं रजिस्टर इन सीरीज। इसके अंदर क्या होता है, हम इस तरह से रजिस्टर्स को सीरीज के अंदर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि किसके अंदर वाई लगाएगा और किसके अंदर आई आएगा। मैं आपको याद रखने का एक तरीका बता देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक रिवर है, उस रिवर के यहाँ किनारों के ऊपर बहुत सारे शहर बसे हुए हैं। तो अब इसके अंदर से जो पानी बहकर आ रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा, वो पानी ऐसे कैसा बहता रहेगा और वो जो सिटीज इसके ऊपर बसे हुए हैं वो वैसे ही रहेंगी। वो जितना इनको थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होगी उतना यूज कर लेंगे, बाकी ये पानी ऐसे ही बहता रहेगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसको हम इलेक्ट्रिक करंट से लिंक करके इसको समझ सकते हैं। इसका वैसे कोई लॉजिक नहीं, इसके साथ इसको कनेक्ट करके आसानी से इस पॉइंट को समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। अब एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए। इसमें देखिए हमारे पास 3 रेजिस्टेंस हैं। आप कितने ही ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि आपको 3 ही लेने हैं। वो R1, R2, R3, Rn तक हो जाएंगे, इसकी कोई लिमिट नहीं है फिक्स। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे वो पहले आएगा R1 के अंदर, उसके बाद वो आगे जाएगा R2 के अंदर, फिर वो आगे जाएगा R3 के अंदर और फिर वो इन तीनों से ही बाहर निकलता हुआ नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आ जाएगा। हम इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इस तरह से ये सर्किट पूरा करेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वही R1 के अंदर है, वही R2 के अंदर है, वही R3 के अंदर है। तो I यानी इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वोल्टमीटर के अंदर चेंज आ जाएगा। क्योंकि वोल्टमीटर क्या होता है, दो जो सिरे हैं, जो पॉइंट है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है, वो होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं और वोल्ट से मापते हैं। तो अब इसका वोल्ट अलग है क्योंकि दोनों सिरों के बीच हमें नहीं पता कितना वोल्टमीटर, वो अलग है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है। तो जो R1 से कनेक्ट होगा वो V1 हो जाएगा, जो R2 से कनेक्ट होगा वो V2 हो जाएगा, जो R3 से कनेक्ट होगा वो V3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका डायग्राम बन जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि रजिस्टर इन सीरीज तो आपको ये डायग्राम जरूर बनाकर आना है। चलिए अब इसको देख लेते हैं कि डिराइव कैसे करेंगे। अब इसके डेरिवेशन में हमें सबसे पहले लिखना है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये कहाँ से आया वो बता देती हूँ मैं आपको। अब देखिए मेरे पास मान लीजिए 3 तरह के अलग अलग पाइप हैं, तीनों का लेवल अलग अलग है। इसका लेवल यहाँ से यहाँ तक, सेकंड का यहाँ से यहाँ तक, थर्ड का यहाँ से यहाँ तक। तो अगर मैं इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दूँ तो अब हमारे पास जो टोटल लेवल्स का डिफरेंस आ जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास टोटल लेवल आ जाएगा। अब जो वाटर का फ्लो था वो इन तीनों को मिलाकर बनाया हुआ तो आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टोटल V क्या होता है, दो लेवल के बीच का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस अलग है, यहाँ से यहाँ तक का अलग है, यहाँ से यहाँ तक का अलग है। तो अगर हमें टोटल लेवल का डिफरेंस निकालना है तो हम इन तीनों को ही क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब मान लीजिए एक पाइप के एंड्स का लेवल का डिफरेंस ज्यादा है, दूसरे का थोड़ा सा कम है, तीसरे का और भी कम है। तो इनका जो टोटल V आ जाएगा, जो टोटल लेवल के बीच में डिफरेंस आएगा वो ये आ जाएगा। सभी का आपस में हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। ये जो पाइप वगैरह के एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए दे रही हूँ।
हूँ, आपको इनमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं लिख के आना। जो मैंने आपको वाटर का, रिवर का एग्जाम्पल दिया, ये पाइप वगैरह का दिया, ये सिर्फ आपको समझने हैं और इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हो और समझ भी सकते हो। तो इस तरह से हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ जाएगा। मतलब टोटल जो हमारे पास लेवल का डिफरेंस है वो तीनों को जोड़ कर आ जाएगा। अगर यहाँ पे 4 होते, 5 होते, मतलब n तक कितने ही होते, हम सबको आपस में क्या कर देते, ऐड कर देते। अब हम ये तो पहले ही देख चुके हैं कि I के अंदर डिफरेंस नहीं आएगा, तो I हम एज इट इज रखेंगे। अब हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था V इज इक्वल टू क्या होता है, I R। अब I में तो चेंज आएगा नहीं, R हमारे पास एक बार R1 हो जाता है, एक बार R2 हो जाता है, एक बार R3 हो जाता है, और इसके चेंज होते ही अपने आप किसमें चेंज आ जाएगा, V के अंदर, V1 V2 और V3। तो यहाँ पे जब R1 होगा ये V1 हो जाएगा, R2 होगा ये V2 हो जाएगा, R3 होगा तो ये V3 हो जाएगा। अब इन तीनों को हम अलग अलग लिख लेंगे। V1 हमारे पास IR1, V2 हमारे पास IR2, V3 हमारे पास IR3। तो अब देखिए हमारे पास V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, हम V1 की जगह V1 की वैल्यू रख देंगे, V2 की जगह V2 की रख देंगे, V3 की जगह V3 की वैल्यू रख देंगे। इन तीनों की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, क्योंकि टोटल जो हमारे पास V है वो क्या आ जाएगा, जो टोटल IR है उसके बराबर आ जाएगा। हम इसको रख देंगे V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। तो बाई तो सभी के अंदर सेम ही है, तो हम आई को बाहर कॉमन ले सकते हैं। बाहर कॉमन लेने की वजह से अंदर बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आई इस तरफ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आके किस में होगा, डिवाइड में। हम आई से आई को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि वो तो सेम है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है। तो हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम मान निकाल सकते हैं कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज के अंदर सेट करेंगे तो हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो तीनों का डायरेक्ट सम आएगा। हमें कुछ नहीं करना, हम उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। मान लीजिए मेरे पास R1 की वैल्यू 3 ओम है, हमारे पास R2 की वैल्यू 4 ओम है और हमारे पास R3 की वैल्यू 6 ओम है। तो हमें क्या रखा है इसने, अब निकालो कि वो रजिस्टर्स एक दूसरे के साथ सीरीज में है, आप टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो हम इन तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 3 और 4 7, 7 और 6 13। हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया वो क्या आ जाएगा, 13 ओम आ जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखिए। हमारा अगला पॉइंट है रजिस्टर इन पैरेलल। हम इसमें क्या करते हैं, इस तरह से रजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ देते हैं। पैरेलल का सब बच्चों को पता ही है, ऐसी दो लाइंस जिनके बीच में हमेशा इक्वल डिस्टेंस रहती है, जो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल। तो जब हम इस तरीके से पैरेलल के अंदर इन सीरीज को आपस में, इन रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब देखिए हमने जब पिछले में सीरीज के अंदर जोड़ा था उस टाइम पे हमने सबका अलग अलग वोल्ट मीटर यूज किया था, लेकिन यहाँ पे सबके लिए सिंगल वोल्ट मीटर का यूज किया गया है। इसका यूज क्यों किया गया वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो अब यहाँ पे आप एक बार इसका डायग्राम देख लीजिए। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, फिर वो इलेक्ट्रिक करंट आगे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, फिर वो सारा का सारा आगे जाकर दोबारा से मिल जाएगा और वहां से होते हुए वो दोबारा नेगेटिव टर्मिनल के अंदर आ जाएगा। तो एमीटर तो दोनों के अंदर एक ही है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। तो जब हम इनको सीरीज के अंदर जोड़ेंगे तो उस टाइम पे जो हमारा वोल्ट मीटर है वो सबके लिए अलग होगा। यहाँ पे V1 V2 V3 इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन यहाँ सबके लिए वोल्ट मीटर क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होता है, तो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ देखिए इसका और इसका भी यही पॉइंट है, इसका और इसका भी यही पॉइंट है, इसका और इसका भी यही पॉइंट है। R1 R2 और R3 तीनों के ही जो पॉइंट्स हैं वो सेम है, तो इसलिए इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम होगा। अब मैं इसको I से रिलेटेड करके भी आपको समझा देती हूँ। आपको डायग्राम जरूर बना कर आना है। चलिए अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। देखिए I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब उसके अंदर तो हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या आ गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ हमने V1 V2 V3 क्यों नहीं किया, I1 I2 I3 क्यों लिया है, उसका रीजन क्या होता है। देखिए एक एग्जाम्पल से देख लीजिए आप। मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा रास्ता है जहाँ से पानी बहकर आ रहा है। अब उस रास्ते के को हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, उसको 3 अलग अलग जगह पे भेज दिया। अब हमें तो नहीं पता कि इसके अंदर कितना पानी जाएगा, यहाँ कितना जाएगा और यहाँ कितना जाएगा, इसके बारे में तो हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आप एक बात बताइए, मान लीजिए हमने क्या किया, वो इस तरह से बहकर आ रहा था, फिर हमने उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आगे जाकर उन तीनों को ही मिला दिया। अब इसके अंदर जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है, यानी जो टोटल वाटर इसके अंदर फ्लो हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, पहले तो वो डिवाइड होगा, लेकिन आगे जाके वो तीनों ही एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसका
पानी भी, इसका पानी भी और इसका पानी भी, तीनों के तीनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे पास जो टोटल पानी है यहाँ भी और यहाँ भी, वो क्या हो जाएगा, इन तीनों का जोड़ हो जाएगा। अब इसी चीज को हम इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट करके देखते हैं। ये जो पानी वाला लॉजिक है वो मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बता रही हूँ, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। आप बस इसकी हेल्प से याद रख सकते हो कि सीरीज के अंदर वोल्ट अलग आएगा या आई अलग आएगा, या फिर पैरेलल के अंदर वोल्ट अलग आएगा या आई अलग आएगा। उसके अंदर तो वोल्ट मीटर अलग अलग था, जबकि इसके अंदर क्या है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो टोटल जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो तीनों का जोड़ हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट अलग होगा, एक के अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा, वोल्ट अलग होगा, और दूसरे के अंदर वोल्ट अलग होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा। इसके अंदर से I1 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इसके अंदर से I2 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और इसके अंदर से I3 इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट होगा वो इन तीनों का ही सम हो जाएगा। अब डेरिवेशन के अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। उसके अंदर हमने V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था। तो हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, तब तो हमने V की वैल्यू निकाली थी क्योंकि हमें V की वैल्यू चाहिए थी, लेकिन यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, I की। तो यहाँ हम क्या करेंगे, I की वैल्यू निकाल लेंगे। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये R इस तरफ आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो उसकी वजह से देखिए यहाँ एक बार तो R1 आ जाएगा, फिर R2 आ जाएगा, फिर R3 आ जाएगा, क्योंकि चेंज किसके अंदर आ रहा है, रेजिस्टेंस के अंदर आ रहा है। तो जब हम यहाँ R1 करेंगे तब हमारे पास यहाँ I1 हो जाएगा, जब हम यहाँ R2 करेंगे तो यहाँ हमारे पास I2 हो जाएगा, जब हम यहाँ R3 करेंगे तो यहाँ हमारे पास I3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम I1, I2 और I3 तीनों की वैल्यू निकाल लेंगे। I1 की जगह I1 रख देंगे, I2 की जगह I2 रख देंगे, और I3 की जगह I3 की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। अब V इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो V कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद यहाँ पे अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और वो जो V हमने कॉमन लिया था वो इस तरफ मल्टीप्लाई में है इनके साथ, तो इस तरफ दूसरी तरफ आएगा तो वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो V से V कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे जो ये RP है ये किसको शो कर रहा है, पैरेलल को। अगर यहाँ पे S होता तो ये किसको शो करता, सीरीज को। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह से 3 रेजिस्टेंस है जो पैरेलल के अंदर कनेक्ट है, और तीनों की वैल्यू, एक की मान लीजिए 3 है, एक की मान लीजिए 4 है, एक की 6 है। अब इनके लिए इसने पूछ लिया कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो अब हम डायरेक्ट इनको ऐड नहीं कर सकते। अगर ये सीरीज में होता तो हम डायरेक्ट ऐड करके क्या बता देते कि 13 हमारा आंसर है, लेकिन यहाँ पे हम पहले इनका इन्वर्ट करेंगे, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। अब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब 4 3 7 7 और 2 9 9/12। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं आया है अभी, ये आया है आंसर 1/RP। ये अब इसको इन्वर्स करके RP की वैल्यू निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, वो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर है 1/RP का। तो अगर हमें RP की वैल्यू चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अगर हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो हमें पहले इसको इन्वर्स करना पड़ेगा। अगर इसको इन्वर्स करेंगे तो साथ में इसको भी करना पड़ेगा। हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12/9। यही हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो जाएगा। अब मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कंपैरिजन करके बता देती हूँ, उससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। सीरीज के अंदर क्या होता है, इस तरह से जुड़े हुए होते हैं सभी के सभी ऑब्जेक्ट। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे किसी बड़ी पावर की मोटर को लगा दिया और यहाँ पे किसी छोटी पावर की मोटर को लगा दिया, तो हम सेम वायर दोनों के अंदर यूज नहीं कर सकते। हमारे घरों में आपने ध्यान दिया होगा, जहाँ पे बड़ी मोटर में चलानी होती है उसके लिए जो वायर यूज होती है वो ज्यादा मोटी होती है, और अगर हमें कहीं छोटा, जैसे हमारे चार्जर वगैरह है, या हमारी जो ये लाइट आती है ना दिवाली पे लगाते हैं लड़ियां वगैरह, तो उन सब के अंदर जो वायर होता है वो बहुत ही पतला होता है, क्योंकि उनको लाइट की बहुत कम जरूरत होती है। अगर वही वायर हम किसी बड़ी मोटर के अंदर लगा देंगे तो वो जल जाएगी। तो इसलिए हम एक साथ एक ही वायर से हर तरह की मोटर को कनेक्ट नहीं कर सकते। हम सीरीज का यूज सिर्फ तभी कर सकते हैं जब एक ही पावर के ऑब्जेक्ट्स हमें यूज करने हो। जैसे हमारे पास दिवाली की जो लड़ियां होती है उसमें जो सभी बल्ब होते हैं वो सभी के सभी एक पावर के होते हैं, उनको बिल्कुल इक्वल लाइट की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे हम सीरीज का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग अलग पावर की मोटर वगैरह के लिए या अलग अलग पावर के ऑब्जेक्ट के लिए हम सीरीज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हर पावर के लिए अलग अलग वायर की जरूरत होती है। जैसे ही उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट की उसको रिक्वायरमेंट होगी, उतना
ही हम वायर का यूज़ करेंगे। अगर ज़्यादा है तो मोटे वायर का यूज़ करना पड़ेगा, अगर कम है तो पतले वायर का यूज़ करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। पैरेलल के अंदर ये बेनिफिट हो जाता है, हम अलग अलग पावर की मोटर्स को अलग अलग अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। हम एक वायर के लिए, एक मोटर के लिए मोटा वायर यूज़ कर लेंगे, एक के लिए पतला यूज़ कर लेंगे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है कि हम आसानी से उसको कर सकते हैं। तो ये पैरेलल का एक बेनिफिट होता है। दूसरा, हमारे पास सीरीज के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है। आप जब दो, मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, उनको आप ऐसे सीरीज में कनेक्ट करोगे और उनको बाद में आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे और जब उसको मैथमेटिकली सोल्व करोगे तो मैक्सिमम जो अमाउंट आएगा वो हमेशा सीरीज के अंदर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता। और मिनिमम जो अमाउंट आएगा वो हमेशा पैरेलल के अंदर आएगा, पैरेलल से कम नहीं आ सकता और सीरीज से मैक्सिमम में नहीं आ सकता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा आता है तो वो किस में आता है, सीरीज में। अब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ज़्यादा रुकावट होगी, अगर ज़्यादा रुकावट होगी तो वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगी और हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें पैरेलल में एक ये फायदा हो जाता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा वेस्ट नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे दो रेजिस्टेंस है जिनकी वैल्यू 3 और 6 है, जब आप इसको डायरेक्ट ऐड करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9, लेकिन जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये, इनको बाद में हम एलसीएम लेने के बाद सोल्व करते हैं, 1/3 + 1/6। तो इस तरह से हमारी वैल्यू बहुत ही कम आती है, जबकि सीरीज के अंदर हमारी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आती है। तो ये किसका ये फायदा होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाता है जब हम इसको पैरेलल में ऐड करते हैं, और जब हम इसको सीरीज में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इसका एक तीसरा फायदा होता है कि जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे एक जगह अगर कहीं पे भी फॉल्ट आ गया तो वो पूरी का पूरा कनेक्शन खत्म हो जाता है और सारी की सारी बंद हो जाती हैं। जैसे हमारे पास जो लड़ियाँ वगैरह होती हैं उनके अंदर कहीं पे भी एक बल्ब अगर खराब हो गया, लड़ियों के अंदर क्या होता है, वो इस तरह से दो वायर के अंदर जुड़ी हुई होती हैं। एक वायर के अंदर लाइट आती है, फिर वो लास्ट में जाएगी और सारे बल्ब से होती हुई वापस आएगी। ये सारा कुछ 13 लेसन में आएगा, तब मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगी। तो इस तरह से दो वायर होते हैं, फेस और न्यूट्रल। तो फेस के अंदर से लाइट आती है, फिर वो न्यूट्रल से होती हुई चली जाती है। तो इस तरह से सर्किट पूरा हो जाता है। अब यहाँ पे एक जगह कहीं एक भी बल्ब के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से पूरा ही सर्किट टूट जाएगा और सर्किट टूटने की वजह से आगे लाइट नहीं जाएगी। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे हमारी लाइट में फॉल्ट आया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से हर बल्ब को चेक करना पड़ेगा, जिससे हमें हर बल्ब को चेक करने में बहुत दिक्कत होती है, जो कि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में ऑब्जेक्ट इस तरह से कनेक्ट होते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट खराब होगा, जिसके अंदर फॉल्ट आएगा, सिर्फ वही बंद होगा, बाकी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी के सारे एज इट इज चलते रहेंगे और हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इसके अंदर फॉल्ट है, हम उसको ठीक कर लेंगे, हमें बाकियों को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, अगर कहीं पे एक भी जगह फॉल्ट आ गया तो सारे के सारे बंद हो जाएंगे, सारे कनेक्शन खत्म हो जाएंगे और हमें पता भी नहीं चल पाएगा कि फॉल्ट कहाँ पे है। तो ये इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर क्या होता है, देखिए हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर चेंज हो जाती है। अगर हमने उसकी हेल्प से किसी पंखे को चला लिया तो उसके अंदर वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है। अगर हमने उससे किसी हीटर को गर्म कर लिया तो उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज हो जाती है। देखिए जो सनलाइट आती है उस सनलाइट को जो भी प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उससे जो भी फ्रूट वगैरह बनता है वो उसके अंदर सेव हो जाती है, फिर हम उसको खा लेते हैं और उसके बाद वो एनर्जी हमारे मसल्स के अंदर आ जाती है और उससे हम अपने डेली रूटीन के वर्क करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम कुछ गर्म करने के लिए यूज करें तो किस में बदल जाएगी, थर्मल एनर्जी में। अगर हम केमिकल एनर्जी का यूज मैकेनिकल, देखिए हमने क्या किया, इसको खा लिया, उसके बाद ये हमारी मसल्स को एक्टिव कर देगी, हमारी मसल्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगी, उससे हम क्या करें, साइकिल चला रहे हैं, तो ये मैकेनिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है। यहाँ पे केमिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में, क्योंकि ये जो कोई भी हमारे पास ईंधन होता है, पेट्रोल वगैरह, वो सब की सब केमिकल एनर्जी होती है। और उससे अगर किसी गाड़ी का पहिया घूम रहा है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मतलब मोशन के अंदर है, तो उसको हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी। जब हम किसी सेल या बैटरी का यूज करते हैं तो उसके अंदर भी केमिकल एनर्जी होती है, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देता है और उसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ये केमिकल एनर्जी लाइट के अंदर चेंज हो रही है, रेडियो वगैरह के अंदर वो साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे फिर से वही है, सेम ये भी वही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ किस में चेंज हो रही है, लाइट में। अगर हम किसी बल्ब वगैरह को चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में चेंज हो जाती है। अगर हम किसी मोटर को चला रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। अगर किसी हम हीटर को, प्रेस को गर्म कर रहे हैं तो वो थर्मल एनर्जी में बदल जाती है, या फिर हीट एनर्जी में बोल सकते हैं हम उसको, हीट एनर्जी में बदल जाती है। यहाँ पे देखिए ये जल रहा है, गर्म हो रहा है ना, तो ये किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे ये सन की लाइट है जो केमिकल एनर्जी के अंदर चेंज हो रही है।
यहाँ देखिए, जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके किसी टोस्टर वगैरह को गर्म करते हैं तो वो भी किस में बदल जाती है, हीट एनर्जी के अंदर बदल जाती है। अब हमें पता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। जैसे हम किसी पंखे को बहुत देर से चला रहे हैं तो वो गर्म हो जाएगा, और कोई हीटर है वो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, या कोई प्रेस वगैरह है वो भी बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, कोई टीवी है वो काफ़ी लंबे टाइम चलने के बाद गर्म होता है। तो इन सब के अंदर डिफरेंस क्या होता है, और इनकी जो हीट एनर्जी उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं। अब हमारे घरों में एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो काफी लंबे टाइम चलने के बाद गर्म होता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है? तो जब हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो बहुत जल्दी गर्म करना है हमें, अब मान लीजिए हमारी जो प्रेस है उसको हम 2 घंटे तक कंटिन्यू लगाए रखेंगे, फिर वो गर्म नहीं हो रही है, तो क्या फायदा है उसका? क्योंकि उसका जो यूज है वो हीट एनर्जी के बेस पे ही यूज है, अदरवाइज हम उसको कोई यूज कर ही नहीं सकते। प्रेस वगैरह के अंदर ऐसे मटेरियल का यूज किया जाता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी तो वो इसको आगे नहीं जाने देगा, इसको वो यहीं रोक देगा। सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए, प्रेस के अंदर ना ही कोई मोटर घूम रही है कि भाई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाए, ना ही कुछ और काम हो रहा है। तो वो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई थी वो यहाँ पे रुक गई। अब उसको किसी ना किसी के अंदर तो कन्वर्ट होना ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर ट्रांसफर होती रहती है। तो अब यहाँ पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ही सेम हीटर वगैरह के अंदर होता है, उसके जो वायर होते हैं वो इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं और इस मटेरियल के होते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसके अंदर आएगी वो आगे नहीं जा पाएगी, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा जो हीटर है वो गर्म हो जाएगा, बहुत ही जल्दी गर्म हो जाएगा। जबकि बाकी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि उनके अंदर हीट एनर्जी कम से कम प्रोड्यूस हो, और जो बाकी की मैकेनिकल एनर्जी है या फिर लाइट एनर्जी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो इसलिए कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी में हीट हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो वो बहुत ही लेट गर्म होगा। जबकि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसके अंदर और कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको गर्म ही करना है हमें, जैसे हीटर को प्रेस वगैरह को गर्म ही करना है, तो उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो सारा का सारा किस में चेंज हो जाएगा? हीट एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगा। हमारे बल्ब के अंदर थोड़ा सा अलग होता है, हमें नॉर्मली दिखाई क्या देता है कि उसके अंदर लाइट एनर्जी ज़्यादा बन रही है और हीट एनर्जी कम बन रही है, क्योंकि वो बहुत ही लेट गर्म होता है। जबकि होता इसके ऑपोजिट है, उसमें हीट एनर्जी ज़्यादा बन रही है और लाइट एनर्जी कम। उसके अंदर इतनी ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है कि वो लाइट को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देती है। इसके अंदर जो वायर होता है वो टंगस्टन का होता है, और टंगस्टन की एक खास बात होती है कि वो 3380 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पिघलता, मतलब इतना ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जब हम किसी बल्ब को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे तो उसके अंदर जो टंगस्टन का वायर है वो इतना ज्यादा गर्म होता है कि वो लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर अगर आपसे कोई पूछे तो हीट एनर्जी ज्यादा होती है जबकि लाइट एनर्जी कम होती है। उस हीट एनर्जी की वजह से ही बाद में लाइट एनर्जी बनी है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं आग वगैरह जला रखी तो उसके अंदर हीट एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जब वो आग जल रही है तो उसके चारों तरफ हल्की हल्की लाइट भी आएगी, तो वहां पे हीट एनर्जी ज्यादा है और लाइट एनर्जी कम है। वही सेम सिचुएशन हमारे बल्ब के अंदर होती है। अब जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है उसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले में इलेक्ट्रिक पावर का पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला क्या होता है? P = VI। अब देखिए, हमारे पास किसी भी मोटर वगैरह की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। पहला तो वोल्ट, उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने वोल्ट की बैटरी है, या इस तरह से आपने ध्यान दिया होगा किसी मोबाइल की बैटरी में या किसी और बैटरी के ऊपर वोल्ट लिखे होते हैं, तो उसकी पावर को शो करते हैं। यानी जितना वोल्ट ज़्यादा होगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी। दूसरी हमारे पास वो डिपेंड करती है आई के ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अब ये वोल्ट तो आगे से ही आती है जहां से बैटरी बनकर आती है, जबकि जो ये आई होती है ना, ये हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो है। अब एक बात बताइए, आप काफी हाई पावर की एक बैटरी ले आए, लेकिन हमारे घरों के अंदर जो लाइट आ रही है वो काफी डिम है, वो मतलब इतनी पावर की नहीं है जितनी हमें उसकी जरूरत है। तो अब वो जो बैटरी है वो उतनी ही पावर से चलेगी क्या जितना उसको चलना चाहिए था, जबकि उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उतना इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे वो इतनी एनर्जी हमें नहीं देगी जितनी की हमें जरूरत है और जितनी उसकी कैपेसिटी है। तो इसलिए ये दो बातों पर निर्भर करती है, एक तो जो पावर हमारे पास है वो, और साथ में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो। अब मान लीजिए आपने क्या किया, हमारे घरों में लाइट तो बिल्कुल अच्छे से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम छोटी पावर की बैटरी लाए, उसका वोल्ट मीटर बहुत ही कम है, तो क्या अब भी वो उतनी ही रिक्वायरमेंट की एनर्जी हमें देगी जितनी की हमें जरूरत है? और नहीं देगी। हमें दोनों ही प्रॉपर चाहिए, वोल्ट भी और साथ में इलेक्ट्रिक करंट भी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पावर दो पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, वोल्ट मीटर और साथ में इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट, ये उसके साथ ही आता है, बैटरी के ऊपर लिखा होगा। आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी चाहिए। साइंस के अंदर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो कुछ होता है उसी के बारे में पढ़ाया जाता है सारा। तो आप अब की बार अपने फ़ोन वगैरह में या अपने चार्जर में या अपनी कोई घर में और बैटरी यूज़ होती है वो आप ज़रूर देखना, उसके अंदर आपको इनपुट आउटपुट लिखा हुआ मिलेगा। जैसे चार्जर हमारे पास होता है तो उसके अंदर इनपुट का मतलब होता है कि इतनी तक लाइट वो सेंड कर सकता है, और आउटपुट का मतलब होता है कि चाहे लाइट कितनी ही आए वो हमारे फ़ोन तक कितनी, आउटपुट का मतलब जो बाहर निकल रही है उसके अंदर से, वो हमारे फ़ोन के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट की बैटरी पहुंचा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं पहुंचाएगा वो, क्योंकि हम कई फ़ोन बड़े होते हैं कई छोटे होते हैं, तभी तो अलग अलग चार्जर का यूज़ किया जाता है। और वोल्ट से उसकी पावर का पता चल जाता है। कई चार्जर बहुत ही जल्दी फ़ोन को चार्ज कर देते हैं जबकि कई बहुत ही धीरे धीरे करते हैं, तो उसका मेन डिफरेंस जो होता है वो वोल्ट के अंदर ही होता है। ये हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की पावर होती है। हीटिंग इफेक्ट से इसका क्या रिलेशन है वो देखिए। हमें पता है कि जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करना हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हीटर है, हमें उसको गर्म करना है, तो उसके लिए हमें एक तो ज़्यादा पावर का होना चाहिए, दूसरा साथ में एक चीज़ और होती है टाइम, जिसके अंदर नहीं होता इसके अंदर होता है। अब इस टाइम का क्या रिलेशन है वो भी समझिए। हमने क्या किया है, काफ़ी बड़ी पावर का हम हीटर ले आए, कोई प्रेस वगैरह कोई टोस्टर कुछ बड़ी पावर का ले आए जो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन हमने उसको क्या किया, बिल्कुल ही थोड़े समय के लिए चलाया, हमने उसको 10 सेकेंड्स के लिए या 2 सेकेंड्स के लिए ऐसे ही चलाया, तो अब भी क्या वो उतना ही गर्म होगा जितना होना चाहिए था? नहीं होगा। तो इसके लिए एक तो पावर होनी चाहिए और एक टाइम। दूसरी सिचुएशन में हमने क्या किया, हम बिल्कुल एक कम पावर का हीटर लेकर आए हैं और हम उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक चला रहे हैं, हम उसको कंटिन्यू 2 घंटे तक चला रहे हैं, फिर वो गर्म नहीं हो रहा है, जितना हमें चाहिए उतना गर्म नहीं हो रहा है, वो उतना गर्म नहीं हो पाएगा, वो सिर्फ जितनी उसकी पावर है उतना ही गर्म होगा। तो इसलिए 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, पावर और टाइम। इस तरह से हमारे पास हीट एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है P इंटू टी। अब हमें पता है P का फॉर्मूला हमने अभी अभी किया है V इंटू आई, तो हम इसको यहाँ फॉर्मूले के अंदर रख देंगे, H इज इक्वल टू वी आई इंटू टी। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाएगा, हीट एनर्जी का। हमने हीट एनर्जी का फॉर्मूला तो निकाल लिया, लेकिन आपकी बुक्स के अंदर ये ऐसे नहीं है। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ मिलेगा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैं ये बता देती हूँ आपको ये कहाँ से आया। देखिए यहाँ हमारे पास है वी आई टी और हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, तो इस V की जगह हम आई आर रख सकते हैं क्योंकि ये भी तो इसी की वैल्यू है। तो जब हम यहाँ इस V की जगह आई आर रखेंगे तो एक तो इस V की जगह आई आर आ गया और दूसरा आर यहाँ आई यहाँ पे पहले ही है। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर एक तो V है, एक आई है, एक टी है, तो V की जगह हमने रख दिया आई आर, वो यहाँ पे आ गया। एक आई यहाँ पहले से ही है वो यहाँ आ जाएगा और एक साथ में क्या है टी। अब देखिए आई इंटू आई 2 टाइम्स है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हीट एनर्जी का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। आपकी बुक्स के अंदर ये दिखा, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी बुक्स के अंदर जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दे रखा है वो ये वाला फॉर्मूला है। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अंदर क्या रखा है कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। देखिए मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल अच्छे से बता चुकी हूँ। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, जब एक इंक्रीज हो तो दूसरा भी इंक्रीज हो जाए, जब एक डिक्रीज हो तो दूसरा भी डिक्रीज हो जाए। अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, एक इंक्रीज हो और दूसरा डिक्रीज हो जाए, एक डिक्रीज हो रहा हो और दूसरा इंक्रीज हो जाए, तो उस टाइम पे होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर ऊपर आया हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए ये यहाँ इसके ऊपर आया हुआ है, हम हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इस तरह से ऊपर शो करते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हमेशा नीचे शो करते हैं। अगर नीचे आया हुआ है तो समझ जाइए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, और अगर ऊपर आया हुआ है तो इसके बढ़ने से ये बढ़ जाएगा और इसके घटने से ये घट जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम कह सकते हैं कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो उस इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, साथ में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए इसके तो स्क्वायर के होगी और इसके सिंपल आर बोल सकते हैं हम, रेजिस्टेंस अकेला लिख देना, आपको उससे गलत नहीं होगा, लेकिन इसका आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे टाइम तीसरा, तो इन तीनों का आपको ये सारा डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा आपकी बुक में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे का सारा फॉर्मूला यहाँ से आया है। ये हमारे पास जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है। 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका आपको ध्यान रखना है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर और साथ में P इज इक्वल टू वी आई। ये 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, तो आपको इनका ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर क्या है कि जो अभी अभी हमने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा है वो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है, इलेक्ट्रिक केटली वगैरह होती है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है, आयरन होता है, उन सब के अंदर इसी का यूज़ किया जाता है। उनके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, वो उसको रोक देते हैं, आगे नहीं जाने देती इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, और फिर वो सारी की सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसी बेस पे हमारे घर के ज़्यादातर जो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट होते हैं वो काम करते हैं। जो मैंने आपको बल्ब का एग्जांपल बताया था वो भी सी के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास एक फ्यूज के बारे में ज्यादातर बच्चों को पता होगा। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर एक पतला तार होता है, बिल्कुल थिन वायर होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर का वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट पिघलना शुरू कर देता है, और बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर का पॉइंट होता है जिसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वाष्प बनना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे जो ये वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, मतलब जैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो जितने इसकी कैपेसिटी है उससे अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से फ्लो होगा तो वैसे ही इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होने की वजह से ये पिघल जाएगा, और पिघलने की वजह से सर्किट टूट जाएगा, और सर्किट अगर कंप्लीट नहीं होगा तो हमारे घरों के अंदर आगे लाइट नहीं जाएगी, और इससे हमारे जो बाकी के ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे फ्रिज वगैरह, कूलर, जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके जलने की संभावना रहती है तो उसमें ये सुरक्षित रहेंगे, और उस सुरक्षा के लिहाज से ही फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, जैसे 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, जैसा हमारे घरों में रिक्वायरमेंट होती है हम उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई घरों में बड़ी मोटर्स का यूज़ किया जाता है, कई घरों में छोटी का, तो इसलिए जितनी हमें ज़रूरत होगी उतनी। मान लीजिए कोई घर है जिसके अंदर हमने 5 एम्पेयर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ कर लिया, लेकिन उसके अंदर कोई बड़ी मोटर यूज़ हो रही है, तो जैसे हम उस मोटर को चलाएंगे वैसे इसके ऊपर लोड पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा चाहिए इसको, तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट जब इसके अंदर से फ्लो होगी तो जैसे ही 5 एम्पेयर से ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वैसे ही ये टूट जाएगा, पिघल जाएगा, और सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूटने की वजह से आगे लाइट नहीं जाएगी, तो हम अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर जो वायर है वो एलॉय का होता है। एलॉय का मतलब है कि ना ही वो मेटल है ना ही वो नॉन मेटल है, वो दो मेटल का मिक्सचर भी हो सकती है, मेटल के साथ नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकती है, होमोजेनियस मिक्सचर हम बोलते हैं, मतलब सारी जगह बिल्कुल सेम क्वांटिटी होती है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किसके लिए करते हैं? सेफ्टी के लिए करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर के अंदर क्या होता है इसके बारे में पढ़ने से पहले हमें पावर के बारे में पता होना चाहिए। पावर की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। अब इसके अंदर देखिए एक रेट वर्ड आया, मैंने आपको बताया था कि जहां पे भी आपको रेट वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब नीचे हमेशा क्या आएगा? टाइम, और उसके रेट ऑफ के बाद जो भी आया वो हमेशा आएगा ऊपर। अब इसने क्या रखा? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क अपॉन ए टाइम। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोई किसी काम को, किसी वर्क को कितने टाइम में करता है। अब यहाँ वर्क ऊपर है तो मतलब जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना उसकी पावर भी ज्यादा होगी, और टाइम नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना कम टाइम लेगा उतनी पावर ज्यादा होगी, जितना टाइम ज्यादा लेगा उतनी ही पावर कम हो जाएगी। हम मान लीजिए कोई इंसान है वो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और उसी सेम काम को दूसरा कोई आदमी वो 20 दिन में कर रहा है, तो टाइम ज्यादा है सेकंड का, लेकिन पावर किसकी ज्यादा है? फर्स्ट की। जो जितना कम टाइम लेगा उतनी ही उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी? वर्क अपॉन टाइम, मतलब कितने टाइम के अंदर कितना वर्क किया है। उसने टाइम बहुत कम लिया और काम भी कम किया, तो हम कह सकते हैं कि उसकी पावर ज्यादा है? नहीं कह सकते। काम ज्यादा होना चाहिए और टाइम कम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उसकी पावर ज्यादा है। अगर काम कम किया है, टाइम ज्यादा लिया है, तो पावर कम है। इसकी एक डेफिनेशन और होती है, दिस इज आल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, मतलब किसी एनर्जी को यूज करने की जो रेट होती है, मतलब कम टाइम में ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाना भी क्या कहलाता है? हमारे पास से पावर कहलाता है। तो अब इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या रिलेशन है वो देखिए। हमने पावर के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इसके साथ क्या यूज हुआ है? इलेक्ट्रिक वर्ड यूज हुआ है। तो इसके अंदर क्या है? देखिए हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है जिसका हम अलग अलग फॉर्म्स के अंदर यूज कर लेते हैं। हम उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, हम उसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको वैसे वैसे चेंज कर देते हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, पावर कुछ नहीं होती, पावर सिर्फ एनर्जी होती है। अब हम कह रहे हैं किसी की पावर ज्यादा है, किसी मान लीजिए इंसान की पावर ज्यादा है, उसकी पावर ज्यादा नहीं है, उसके शरीर में एनर्जी ज्यादा है इसलिए उसकी पावर ज्यादा है। हम कह रहे हैं किसी मोटर की पावर ज्यादा है, उसकी मोटर की पावर ज्यादा नहीं है, वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। तो पावर अपने आप में कुछ नहीं होती, पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? एनर्जी। जिसके अंदर एनर्जी ज्यादा है उसकी पावर भी ज्यादा है, जिसके अंदर एनर्जी कम है उसके अंदर पावर भी कम है। अगर हमने उसको यूज नहीं किया तो हम नहीं कह सकते कि उसकी पावर ज्यादा है। तो अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारे घरों के अंदर आ रही है उसका हम यूज करेंगे, वही हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर। अब पावर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर से हमारा क्या मतलब है? हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वही हमारे पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर होती है। और इसके साथ हमेशा रेट वर्ड क्यों यूज किया जाता है? मान लीजिए आपने क्या किया, किसी बल्ब को, देखिए कोई भी काम हो रहा है इस वर्ल्ड में वो सब के सब किसी एनर्जी से हो रहे हैं। हमारे घर के अंदर जो बल्ब जल रहा है, हमारे घर के अंदर जो प्रेस वगैरह चल रहे हैं, जो हीटर गर्म हो रहा है, जो जितने भी सारे काम होते हैं वो किसके होते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करने की जो रेट होती है उसी को हम क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रिक पावर, मतलब हमारी घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है उसको हम कितनी देर तक यूज कर रहे हैं और कितना यूज कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर है। अब इसके अंदर जो दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड करता है। हमारे घरों के अंदर मान लीजिए तेज लाइट आ रही है, लेकिन हम उसको थोड़े टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, हम टाइम ज्यादा नहीं ले रहे हैं, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर होगी वो कम होगी। अब लेकिन हमने क्या किया, लाइट तो हमारे घरों में कम आ रही है पर हम उसका ज्यादा टाइम तक यूज करें तो अब भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर कम होगी। तो इसलिए दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो हमारे घरों में जितनी लाइट आ रही है वो, और दूसरा हमारे घरों में हम उसको कितने टाइम तक यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक पावर एक तरह का क्या है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हम अपने घरों में यूज करते हैं और कितने टाइम तक करते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई बल्ब वगैरह वो सिर्फ 10 मिनट जलाया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ही कम यूज हुई है, लेकिन उसी बल्ब को हम कंटिन्यू 2 आवर से चला रहे हैं, ठीक है, ऑन है वो, तो अब उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होगी वो ज्यादा होगी। तो अब हमें पावर का फॉर्मूला पता है, P = VI। ये जो V होता है ना, ये तो पीछे से ही आता है, ये वोल्ट मीटर। अगर ज्यादा पावर की मोटर वगैरह है तो उसका ये ज्यादा होगा, कम की है तो कम होगा। जिसका ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करेगा। किसी की भी पावर ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बड़ी मोटर चला रहे हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हम छोटी मोटर चला रहे हैं तो उसके लिए कम इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो यही हमारी पावर होती है। तो ये दो बातों के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो हमारे पास क्या, जो पीछे से वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया वो, और दूसरा हमारे पास जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है वो। अब हमारे पास सिर्फ पावर का फॉर्मूला तो W/T है, जबकि इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला VI है। ये कहां से आया, हम इससे इसको ड्राइव कर सकते हैं और इससे इसको ड्राइव कर सकते हैं। देखिए P = W/T ले लीजिए और ऊपर और नीचे दोनों तरफ Q को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, हमें पता है कि Q/T किसके इक्वल होता है, I के। हमने जब लेसन 12 के फर्स्ट पार्ट किया तब ये बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता है, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, I। अब यहाँ पे देखिए W/Q, तो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क अपॉन चार्ज। तो हम Q/T की जगह I लिख सकते हैं और W/Q की जगह V लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। इस W/T से ही हमारे पास VI आया है। अब इस VI से हम W/T कैसे निकालेंगे वो देखिए। V हमारे पास क्या होता है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बस उसको रिवर्स में करना है। V हमारे पास क्या होता है, W/Q, और I हमारे पास क्या होता है, Q/T। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, W/T। तो ये दोनों बातें सेम ही है, अलग नहीं है। ये हमारे पास सिंपल कोई भी पावर होती है वो ये होती है, और अगर हम सिर्फ स्पेशली इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो वो हमारे पास ये होती है। अब ये हमारे पास पावर का फॉर्मूला, लेकिन आपको इसकी जगह कुछ और मिल सकता है, तो वो कहाँ से आया, हमने ओम्स लॉ के अंदर पढ़ा था V = IR। अब इस V की जगह हम IR रख सकते हैं, तो यहाँ V की जगह जब हम IR रखेंगे तो P = देखिए V की जगह IR रखेंगे, एक I तो यहाँ पे और एक यहाँ पहले से है, तो ये क्या बन जाएगा, I²R। तो एक फार्मूला तो ये बन गया, और इसका दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब की बार हम V की जगह I की वैल्यू रख देंगे तो R हमारे पास इस तरफ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आगे किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम I की जगह V/R रख सकते हैं। देखिए एक V पहले से ही है और I की जगह हमने क्या रख दिया, V/R। तो अब इससे ये क्या बन जाएगा, देखिए डबल V हो गया ना, तो ये बन जाएगा V²/R। तो इस तरह से VI, I²R और V²/R ये तीनों के तीनों ही इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूलाज हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको इन तीनों में से कोई भी मिल सकता है। कई बार ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन दे देता है, आपको 4 फॉर्मूले दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने कहा था 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, P = VI और V = IR। बस ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन्हीं से बाकी सारे फॉर्मूलाज अपने आप बन जाएंगे। अब जैसे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट होता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर होता है, तो वैसे ही पावर के लिए क्या होता है, वाट। वोल्ट अलग होता है और वाट अलग होता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। वोल्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और वाट होता है हमारे पास पावर के लिए। इन दोनों की साउंड सेम होती है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे 1 वोल्ट और 1 एम्पियर को डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं, तो वैसे ही 1 वाट को भी तो डिफाइन करने के लिए बोल सकते हैं। तो 1 वाट की वैल्यू कब आएगी, अब ध्यान से देखिए, अगर आपको फॉर्मूले का पता है तो आपको डिफाइन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो 1 वाट वैल्यू तब आएगी जब हमारे पास 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा और साथ में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होगा। हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसके अंदर से 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की जो पावर होगी वो 1 वाट हो जाएगी। तो इस तरह से हम 1 वाट पावर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आपको डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से कर लोगे। अब देखिए किसी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग यूनिट्स होती हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। अगर हमें कम मापना हो तो हम सेंटीमीटर ले लेंगे, अगर हमें ज्यादा हो तो किलोमीटर, बीच का हो तो हम मीटर ले लेंगे। वैसे ही सेम वाट के
अंदर होता है हमारे पास। जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, वैसे ही 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। अब आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिलेगा वाट आवर, उसके अंदर क्या होता है, जब हम कंटिन्यू 1 वाट का यूज 1 घंटे तक करते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो एनर्जी यूज होगी वो कितनी होगी, 1 वाट हावर। मतलब कंटिन्यू 1 हावर तक जब हम 1 वाट लाइट का यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमारी 1 वाट हावर लाइट खर्च हो जाएगी। ऐसा ही सेम किलोवाट के साथ होता है। 1 किलोवाट हावर का क्या मतलब होता है, जब हम कंटिन्यू 1 हावर तक 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं तो उस टाइम पे वो 1 किलोवाट हावर कहलाता है और इसी को हम 1 यूनिट कहते हैं। आपने अपने घरों के अंदर यूनिट शब्द सुना होगा, वो यही होता है। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, जब हम कंटिन्यू 1 हावर तक 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करेंगे तो उस टाइम पे हमारे मीटर के अंदर 1 यूनिट रीडिंग आ जाएगी। अगर आपको कोई कह रहा है कि 1 यूनिट, तो इसका मतलब क्या होता है, 1 घंटे तक लगातार 1 किलोवाट या फिर 1000 वाट इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने यूज की है। अब आपको ये तो पता चल गया कि 1 यूनिट 1 किलोवाट हावर के इक्वल होती है। अगर इस यूनिट को हमने वाट और सेकंड में कन्वर्ट करना हो तब क्या आएगा, देखिए 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं, 1000 वाट इनटू में। अब हमें ये पता है कि जब भी हम लाइट का कोई भी टॉपिक सोल्व करते हैं तो हम हमेशा उसको किस में लेंगे, सेकंड में। तो 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होंगे, 3600 सेकंड्स। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करके इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो हमारे पास 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।